हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल समाधान स्टडी आई के ऊपर। फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन बैंक 2008 से लेकर 2022 का आज सेट नंबर 7 होने वाला है। इसके पहले 1 से लेकर 6 तक का मैंने अपलोड कर दिया है समाधान स्टडी चैनल में, समाधान स्टडी IQ चैनल में। अगर आप जिन्होंने भी उस 1 से लेकर 6 तक का सेट अभी तक नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप सभी देख लीजिएगा। क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद तभी इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, सारे वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ समझाया है, जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी आपके रिश्तेदार मित्र हैं, जितने भी हैं, उनको शेयर कीजिए। जो भी बिहार दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद वीडियो है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं आगे का सेट इससे अच्छा कंटेंट के साथ प्रोवाइड करवा सकूं। और फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले जान लेती हूँ कि आज का जो सेट है वो बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र 25/8/2019 का आज का सेट है, जो सेट नंबर 7 है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, आई केम, आई साव, आई कंकर्ड किसने कहा था? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? तो जूलियस सीजर ने ये कहा था, ये कथन कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। देयर इज़ नो सच थिंग्स एज अ फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर है मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन जो है ये देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लॉन्च पुस्तक लिखे हैं। मिल्टन फ्रीडमैन के बारे में जान लीजिए। इनको 1976 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेडरिक लिस्ट के बारे में जान लीजिए कि फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। बिस्मार्क के बारे में जान लीजिए। जर्मनी के एकीकरण के जनक किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का उपयोग नहीं करता है? तो इसका आंसर है विशेषित अधिकार। तो भारत का राष्ट्रपति विशेषित अधिकार वीटो का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है। भारत में 3 प्रकार के वीटो होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? अत्यंतिक अधिकार, निलंबितकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है। पॉकेट का वीटो का प्रयोग फ्रेंड्स, पॉकेट वीटो का जो प्रयोग हुआ था वो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधित विधेयक 1986 में किया गया था। ठीक है। और विशेषित वीटो के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स। ये जो फ्रेंड्स विशेषित वीटो का जो प्रयोग होता है, ये भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत में किस प्रकार के गैस मिलते हैं? तो इसका आंसर है CH4, जिसको मीथेन कहा जाता है। तो धान की खेत में मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूरो। तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा जो है यूरो है। यूरोपीय संघ के 20 देशों की जो मुद्रा है फ्रेंड्स वो यूरो है। और जो यूरो को अपनाने वाला जो 20वां देश है वो कौन है? वो है क्रोएशिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद कुछ मैथ दिए गए हैं, तो मैं इसका आंसर सिर्फ बता देती हूँ, आप पर्सनल इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर है 15। उसके बाद 7 का आंसर है C। 8 का आंसर है फ्रेंड्स B 2। उसके बाद 9 का आंसर है 1। 10 का आंसर है C। ठीक है। सारे को आप पर्सनल से सॉल्व कीजिएगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं मैथ आपको सिर्फ GK का सॉल्यूशन करवा पाऊँगी। तो उसके बाद कौन सा नंबर है? 11 नंबर है। तो 11 का जो है वो होगा B। 12 का होगा A 17%।
13 का होगा सी, 14 का होगा ए, 15 का होगा डी, 16 का होगा सी, 17 का होगा सी, 18 का क्या होगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, 19 का देख लीजिए क्या है, 19 का होगा सी, 20 का होगा बी और 21 का हो जाएगा ए, 22 का होगा बी, 23 का होगा सी, 24 का होगा ए, 25 का होगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, 26 का क्या होगा ए होगा, 27 का ए। फ्रेंड्स जितने मैथ है आप इसको सॉल्यूशन ज़रूर कीजिएगा, ये बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। 28 का सी हो जाएगा, 28 का सी, 29 का जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ए, 30 का हो जाएगा बी। चलिए आप 31 से क्या है, जीके क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं कि क्या है 31 से। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा फ्रेंड्स लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रहेगा। कर्क रेखा जो फ्रेंड्स, अब ये 8 राज्य के बारे में भी जान लीजिए कि कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स कर्क रेखा जो है वो 17 देशों से गुजरता है, 8 राज्य से गुजरता है और 17 देशों से गुजरता है। 23.5 उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो मकर रेखा कहते हैं। फ्रेंड्स भूमध्य सागर जो है वो 13 देशों से होकर गुजरता है, ठीक है। और भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। बात की जा रही है नीति निर्देशक तत्वों की, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित बात की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर अनुच्छेद 40 के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम सभा का गठन तथा शक्ति का अधिकार देने का बात किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का बात किया गया है, ठीक है। और यहाँ 47 है, अनुच्छेद 47, इसमें जान लीजिए कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने का बात किया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत कर सकता है जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है फ्रेंड्स? डी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है ये भी जान लीजिए। तो भारत की जो है 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जिन्होंने अपना कार्यकाल कब से उन्होंने ये किया, उनका नियुक्ति कब से हुआ है? तो 25 जुलाई 2022
में वो राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई है और ये फ्रेंड जो है भारत की दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। याद रहेगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जो पद है वो 52 अनुच्छेद 52 में इसका बात किया गया है। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का था? 50 से लेकर 62 तक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर है 3 बार। तो भारत में 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। भारतीय संविधान के भाग के तहत भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य आपातकाल का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, भारत में 1962, 1971 और 1975 में आपातकाल का घोषणा किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति या अंतरिम सशस्त्र विधियों की स्थिति में ही लागू कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्थिक स्वतंत्रता। तो संविधान के उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है और इसकी जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में उद्देशिका यह प्रस्तावना किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो यूएसए के देश के संविधान से अपनाया गया है। और इसकी भाषा बोली जाएगी तो मतलब उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया के देश से। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? ये त्रिस्तरीय समिति है, ये भी याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता जो है वो पंचायती राज को त्रिस्तरीय प्रणाली, मतलब ये त्रिस्तरीय प्रणाली है, इसकी जो स्थापना है या गठन है 1957 को हुई थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता को फ्रेंड्स बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय प्रणाली बनाया गया और भारत में पंचायती राज के वास्तुकार को इसी को कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति को ही कहा जाता है। द्विस्तरीय पंचायती राज समिति जो है फ्रेंड्स वो अशोक मेहता समिति है जो 1977 में इसका गठन किया गया था। और लक्ष्मी सिंघी समिति के रिपोर्ट पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर मल्होत्रा समिति की बात की जा रही है, तो यहाँ भी देख लीजिए कि मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। ठीक है, रेखी समिति किससे संबंधित है? तो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर है सरकारिया समिति। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था वो सरकारिया समिति की सिफारिश पर की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ है फ्रेंड्स? तो 1990 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? तो 263 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर के संथानम समिति के बारे में जान लीजिए। तो के संथानम समिति का जो गठन हुआ था वो 1962 में हुआ था और संथानम समिति की रिपोर्ट पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन हुआ था वो 1964 में किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब राजमन्नार समिति के बारे में जान लीजिए। राजमन्नार आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर 22 दिसंबर
1969 को किया गया था। ठीक है, और इसने क्या किया था, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश भी की थी। क्लियर सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा, समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता। तो उद्देशिका के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और ये जो है फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 में के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। सारे क्वेश्चन क्लियर हैं फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चन मैं बताती हूँ, भले ही वीडियो बड़ी हो जाती है, आप लोग वीडियो को देखते नहीं है। वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि जितनी मैं क्वेश्चंस आप लोग को बता रही हूँ, क्वेश्चन सारे संबंधित जितने फैक्ट्स मैं बता रही हूँ, वो आप लोग कहीं पढ़े भी होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे। जो अगर नहीं पढ़ते हैं तो उसको कॉपी में नोट किया कीजिए, आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होगी। मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप देख सकते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड करना, एडिट करना बहुत समय लग जाता है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, तो मैं भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो मुझे थोड़ी निराशा हो जाती है, जिससे मैं थोड़ी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो थोड़े सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल में। तो इस तरह के जो वीडियो है, इस तरह के जो कंटेंट है, मैं लाती रहूँगी। क्योंकि सेट में जब तक अगर आप अच्छी तरह से उसको समझा के तोड़ के नहीं बता सकते, तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है कोई क्वेश्चन को समझने में। जब तक आप उस ऑप्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, ऑप्शन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं रट्टा तो मरवा सकती हूँ, लेकिन रट्टा मरवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बेसिक मजबूत होना चाहिए, सारे क्वेश्चन में पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका आंसर है संसदीय प्रक्रिया। तो भारत के राष्ट्रपति को संसदीय प्रक्रिया द्वारा पदच्युत कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान भी किया गया है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो इसका आंसर है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो संघात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय सरकार का प्रावधान किया गया। और फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारतीयों को राज्य का संघ भी कहा गया है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। बगल से थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा, बरगद। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम जान लीजिए, तो उसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेगालेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? तो इसका आंसर है गंगा का डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा का डॉल्फिन है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जान लीजिए, 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए, तो 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान का केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स? तो पटना में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली का चुकिका माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है कॉपर। तो चिली का चुकिका माता खान कॉपर या तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चिली का अटकामा मरुस्थल नाइट्रेट खान के लिए विख्यात है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन जुड़ी है? तो इसका आंसर है मेधा पाटेकर। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जुड़ी है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, यहाँ जब नर्मदा के बात की जा रही है तो ये भी जान लीजिए, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में मेधा पाटेकर द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। कब किया गया था? 1989 में। ठीक है,
बात की जा रही है नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिम भाग से निकलती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये अरुंधति रॉय के बारे में भी जान लीजिए। अरुंधति रॉय भारत की प्रसिद्ध लेखिका थी। और चंदा कोचर के बारे में जान लीजिए कि चंदा कोचर जो थे ICICI बैंक के पूर्व MD और CEO थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO का क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका आंसर है अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स अल नीनो की बात की जा रही है। तो अल नीनो जो है एक स्पेनिश भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। और 2011 की जनगणना अनुसार भारत का आबादी विश्व के आबादी का 17.5% है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ मिलान करना है। टिहरी बांध जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में है। तुंगभद्रा बांध कहाँ है, कर्नाटक में। और हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में। सब सामने सामने ही दे दिया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो फ्रेंड्स टिहरी बांध को जो बांध है, टिहरी बांध, वो भागीरथी और भीलगाना नदी के संगम पर बनाया गया है। याद रहेगा, भागीरथी जो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भीलगाना नदी के संगम पर बनाया गया है। और सरदार सरोवर बांध के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ सरदार सरोवर बांध है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर संबलपुर जिले में स्थित है। और हीराकुंड जो बांध है फ्रेंड्स भारत की विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। ठीक है। और टिहरी बांध जो है भारत की सबसे ऊंचा बांध है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर है पीट मिट्टी, उत्तर प्रदेश। पीट मिट्टी जो है फ्रेंड्स एक जैविक मिट्टी है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये केरल राज्य में पाई जाती है। ठीक है। और इस मिट्टी को क्या फ्रेंड्स दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। और मिट्टी का अध्ययन भी आप जानते हैं कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है। तो इसका आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड। तो कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है। तो इसका आंसर क्या है, कूटपाद। तो अमीबा जो है कूटपाद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, फागोसाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है। तो इसका आंसर है CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से सबसे कम प्रदूषण होता है। LPG का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्या है, गंधहीन गैस है जिसका लीक का पता लगाने के लिए इथाइल मरकॉप्टेन को मिलाया जाता है। ठीक है। जैसे कि आप गैस देखते हैं अपने घर में, जो सिलेंडर रहता है उसमें गंध आती है जब आप तो किससे होता है, उस इथाइल मरकॉप्टेन उसमें मिलाया जाता है जिससे उसी से वो गंध आता है, जिससे आपको पता चल रहा है कि गैस रिसाव हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका आंसर है हाइजेन। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। ठीक है। आइंस्टीन ने विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आर्किमिडीज ने उत्प्लावता का सिद्धांत दिया था। और न्यूटन तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का नियम का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन परजीवी पादप है। तो इसका आंसर है कस्कुटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम क्या है फ्रेंड्स। तो अमलगम जो है एक तरल पारा मिश्रित धातु है। याद रहेगा। बात की जा रही है पारा की, तो पारा को जो फ्रेंड्स क्विक सिल्वर कहते हैं। पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो सिनेबार है। एक पॉइंट पारा के बारे में भी जान लीजिए कि पारा जो है कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर। और पारा का जो उपयोग होता है फ्रेंड्स वो वायु दाब मापी में भी किया जाता है, थर्मामीटर में भी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीएनए किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर है केंद्रक में। तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म जान लीजिए फ्रेंड्स। तो डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम प्रखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था। और डीएनए जो है आनुवांशिक गुणों का एक संतति से दूसरे संतति तक ले जाया जाता है। इस डीएनए का ये काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 300%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो इसका आंसर है कैल्शियम। तो दांत के निर्माण में कैल्शियम तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है। दांत जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। दांत जो होते हैं फ्रेंड्स 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये भी जान लीजिए। इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। बच्चों में फ्रेंड्स 20 अस्थायी दांत होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर है ऋणात्मक। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान जो होता है फ्रेंड्स 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से कम होता है। और अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो 1 से अधिक होती है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन टैक पॉलीमराइज एंजाइम का स्रावन करते हैं? तो इसका आंसर है एस्चेरिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है फुटबॉल। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप फ्रेंड्स कौन है? तो डुरंड कप है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो डुरंड कप है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1888 में हुई थी। ठीक है। और फीफा कप जो है वो भी फुटबॉल का भी सबसे बड़ा आयोजन करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है युवा अशांति। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, आप ध्यान से सुनेंगे। भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब लाया गया था? तो 1968 में प्रथम शिक्षा नीति लाई गई थी। और नई शिक्षा नीति कब लाई गई थी फ्रेंड्स? तो 1986 में लाई गई थी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो 2020 में लाई गई थी। ठीक है। किसके रिपोर्ट पे? के कस्तूरीरंगन समिति के रिपोर्ट पर। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने फ्रेंड्स बताए, इस तीनों क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आप ध्यान से सुनेंगे। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लाया गया था। नई शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो 2020 में लाई गई थी। किसकी रिपोर्ट पे? कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु संयोग स्थानांतरण का उदाहरण है पेन और स्याही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समाज सभी नियमों के मापदंड के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं समाजीकरण। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ उदारीकरण वर्ड देखने को मिल रहा है आपको। इसके बारे में जान लीजिए कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 24 जुलाई 1991। ऐसे पूरा डेट नहीं पूछता, आप 1991 याद रखेंगे। 1991 को इसका प्रारंभ किया गया था। भारत में नई आर्थिक उदारीकरण नीति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। ठीक है। एक पार्सेक कितने के बराबर होता है फ्रेंड्स? तो 3.08 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदमन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो इसका आंसर है जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदमन के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स। शक शासकों में महानतम शासक रुद्रदमन प्रथम था। और रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख भारत के विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा का एक प्रथम अभिलेख है।
रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में सूरदर्शन झील के जीर्णोद्धार का भी उल्लेख किया गया है, याद रहेगा। ऐहोल अभिलेख जो है वो रवि कृति द्वारा रचित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो हरिसेन द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेक्ट्री से है? तो 34 NI। तो मंगल पांडे का संबंध 34 NI से संबंधित है। मंगल पांडे जो थे फ्रेंड्स वो बंगाल के बैरकपुर के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। मंगल पांडे का संबंध जो था वो उत्तर प्रदेश के बलिया से था, ठीक है। मंगल पांडे ने 29 मार्च डेट सहित याद रखिए, 29 मार्च 1857 को एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और इनको इसी कारण 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। और 10 मई 1857 को मेरठ में 1857 सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ये 3 जो पॉइंट मैंने बताए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कब किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर में आयोजित की गई थी। और इस संगीति का जो अध्यक्ष था फ्रेंड्स, यहाँ पर शासनकाल बोल रहा है, अगर अध्यक्ष बोला जाएगा तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में फ्रेंड्स बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया था। और कनिष्क जो था वो फ्रेंड्स वो महायान शाखा के मानने वाले थे। बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुई थी, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अशोक के काल में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किसके व्यक्तित्व से है? तो इसका आंसर है CR दास। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो किसने इसकी स्थापना की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान मुसलमानों के लिए किया गया था। और 1909 में भारतीय परिषद एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ रैमजे मैकडॉनल्ड के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, तो कि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पचांट की घोषणा की थी। इसके द्वारा हिंदू दलितों को बांटने का प्रावधान किया गया था। और 24 सितंबर, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, 24 सितंबर 1932 में गांधी और अंबेडकर, मतलब महात्मा गांधी और अंबेडकर, BR अम्बेडकर के द्वारा पूना पैक्ट भी किया गया था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम जो है 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये सही है और सारे गलत हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि केंद्र में, अगर यहाँ पर लिखा था कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई थी, तब होगा भारत शासन अधिनियम, तब ये सही हो जाता, ठीक है। और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत जो हुई थी, अगर यहाँ पर प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन था वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद गुप्त ने तैयार किया था। भिकाजी कामा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराई थी, ठीक है, याद रहेगा ये सब पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो वीडियो बहुत जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? यहाँ 2018 की बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस। अब 2022 के बारे में जान लीजिए कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जो था विजेता था वो अर्जेंटीना था, जो फ्रांस को हरा कर जीता था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रथम फीफा कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। और सर्वाधिक बार फीफा कप जो है ब्राज़ील ने जीता है, कितनी बार? 5 बार जीता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक फीफा कप किसने जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता है, 5 बार जीता है। चलिए, अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? चीन में। तो 2022 में एशियाई खेल जो 2023 में आयोजित होगा वो कहाँ होगा? हांगझाऊ शहर में होगा। ठीक है। प्रथम एशियाई खेल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। और 2026 में एशियाई खेल कहाँ होगा? तो नागोया जापान में होगा। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? विखंडन। तो हिरोशिमा के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स। हिरोशिमा पर गिराए गए जो परमाणु बम था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और नागासाकी में गिराया गया परमाणु बम का नाम था फैट मैन। ठीक है। परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया है फ्रेंड्स? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु विखंडन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑटो हॉर्न ने दिया था। और प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहेयर ने बनाया था। ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रथम परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 में यूएसए में किया गया था। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है देवप्रयाग। यहाँ पर जो ये चारों पॉइंट दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो कहाँ आकर मिलती है? तो देवप्रयाग में। अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ आके मिलती है? तो विष्णुप्रयाग में। ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी कहाँ आकर मिलती है? नंदप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आकर कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। और एक और है, अलकनंदा और पिंडार नदी आकर कहाँ मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। ये जितने भी फ्रेंड्स मैंने प्रयाग बताए इसको पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और पंच प्रयाग जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन इस्पात उद्योग से संबंध में सुमेलित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, सलेम। यहाँ दुर्गापुर जो है फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल में है। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और राउरकेला जो है वो ये उड़ीसा में है। ठीक है फ्रेंड्स। और बोकारो जो है फ्रेंड्स ये यहाँ पर देखिए, बोकारो और भिलाई ये जो है, बोकारो लौ इस्पात कारखाना और भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से निर्माण किया गया है। राउरकेला जो है फ्रेंड्स ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। और दुर्गापुर जो है फ्रेंड्स, दुर्गापुर ये ब्रिटेन के सहयोग से तैयार किया गया है। याद रहेगा। भारत का प्रथम वास्तविक रूप से निर्मित लौ इस्पात कारखाना कौन सा है? तो टिस्को है। तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मिलान करना है। तो काजीरंगा कहाँ है? असम में है। बांधव का गढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। नंदकानन कहाँ है? महाराष्ट्र में। नंदकानन कहाँ है? उड़ीसा में। मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स गोवा में। तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है।
चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। गरोस्पा जलप्रपात, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर है? श्रावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, याद रहेगा। और भी बहुत सारे प्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, भारत में 98% जो कोयला है वो गोंडवाना प्रकार का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वो सर्वाधिक गर्म होता है, ठीक है। जितनी भी फ्रेंड्स वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती है। क्षोभ मंडल के तापमान की गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की होती है। बात की जा रही समताप मंडल की, तो समताप मंडल के बारे में भी जान लीजिए। समताप मंडल हवाई जहाज के उड़ान के लिए आदर्श मंडल है। इसको शांत मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर ये संचार मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सह्याद्री। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। यह अन्नामलाई के बारे में बताया गया है, तो अन्नामलाई के बारे में एक पॉइंट जान लीजिए। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन है? अनाईमुडी है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी के बारे में जान लीजिए। नीलगिरी जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, और इसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर है शिप किला जम्मू कश्मीर। तो शिप किला जम्मू कश्मीर ये सही है और सारे गलत है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये सुमेलित नहीं है, बात की जा रही, हम सुमेलित नहीं। शिप किला जम्मू कश्मीर में नहीं, शिप किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, और सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो इसका आंसर है सिक्किम में। तो रंगीत नदी सिक्किम में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो इसका आंसर है मुअज्जम। तो मुगल बादशाह मुअज्जम ने साहू जी को मुक्त किया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो किसकी है फ्रेंड्स? किसकी है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना हेरोडोटस की है। हेरोडोटस जो है फ्रेंड्स इतिहास का पिता, इसी को माना जाता है। इतिहास का पिता किनको माना जाता है? हेरोडोटस को। टॉलमी जो है ये भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे थे। पेलिनी जो थे वो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे थे। और ये टॉमस रो के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स। टॉमस रो जो थे वो 1615 में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। और 1609 में कौन आए थे? हॉकिंस आए थे जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला एम्स कहाँ खुला था? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है? तो इसका आंसर है मीर कासिम। तो मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। और मुर्शिद कुली खान ने फ्रेंड्स ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की थी और इसे बंगाल का राजधानी बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। वॉरेन हास्टिंग ने बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो इसका आंसर है रामानुजाचार्य, नामदेव, चैतन्य प्रभु और तुलसीदास, ठीक है। रामानुजाचार्य जो थे फ्रेंड्स इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया था। तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे, जो 16वीं शताब्दी में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन से आपको पता चल रहा है बाल गंगाधर तिलक जो है वो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे, ठीक है। अब जान लीजिए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने
सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 1895 में पूना कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और महात्मा गांधी जो आप जानते ही हैं 1924 में बेलगांव एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में जान लीजिए। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी। और कांग्रेस की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो इसका आंसर है 1909 में। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आए थे। मार्ले जो थे फ्रेंड्स वो भारत सचिव थे उस टाइम, और मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक है, इस सुधार के द्वारा प्रथम बार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया था। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त प्रथम कौन थे फ्रेंड्स सदस्य? तो SP सिन्हा थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किसके संयोग से हुआ था? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो सती प्रथा का उन्मूलन एक्ट 17 के द्वारा 1829 में किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया, जिसमें राजा राम मोहन रॉय का महत्वपूर्ण योगदान था। बात की जाए भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख किसमें मिलता है? तो भानुगुप्त के एडन अभिलेख से मिलता है। कब हुआ था? तो 510 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ दयानंद सरस्वती के बारे में जान लीजिए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी 1875 में। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ उन्होंने क्या किया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था लॉर्ड कैनिंग के समय। सारे क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल और मेवाड़ की बीच संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1615 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो इसका आंसर है मकराना। तो मकराना जो है फ्रेंड्स वो श्वेत मार्बल के लिए विख्यात है। और मकराना क्षेत्र राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। और यहीं से जो है ताजमहल के लिए पत्थर लाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरीन। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरीन था। इनका जो कार्यकाल था वो 1884 से लेकर 1888 तक था। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना तो आप सभी को पता है कि दिसंबर 1885 को हुई थी, 28 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो किससे है फ्रेंड्स? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। ठीक है फ्रेंड्स, 9 फरवरी 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। एक और संधि हुई थी फ्रेंड्स, पलासी की युद्ध, जो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब हुई थी? 23 जून 1757 को हुई थी। ये दो लड़ाई इनके बीच हुई थी। बात की जा रही रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक भी माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ की देखरेख कौन करता है? तो इसका आंसर है ब्रह्मा। तो यज्ञ की देखरेख कौन करता है? ब्रह्मा। यहाँ 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगी फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुने। यज्ञ की देखरेख कौन करता है? ब्रह्म करता है। यज्ञ का प्रारंभ होत्री पुरोहित द्वारा किया जाता है। और यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण किसके द्वारा होता है? तो उद्गाता के द्वारा होता है। तीनों याद रखिए फ्रेंड्स, देख रेख ब्रह्म करते हैं, ठीक है, उच्चारण उद्गाता करते हैं, और प्रारंभ किनके द्वारा होता है? तो होत्री के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, होत्री जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, उद्गाता जो है वो सामवेद से संबंधित है, ठीक है, अथर्वणा जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रह्मा तो है अथर्ववेद से संबंधित है। क्लियर? उद्गाता में है जो फ्रेंड्स है यज्ञों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं इसमें, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो इसका आंसर है अकबर। तो सुलह ए कुल की नीति अकबर ने अपनाया था। सुलह ए कुल की नीति धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी जिसे अकबर ने
क्या किया था, अपनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के जहां आक्रमण, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस वीडियो का। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इसका आंसर है अबिसीनिया। तो इटली के आक्रमण कर अबिसीनिया देश को जीता था। अब फ्रेंड्स, अबिसीनिया का भी जो नया नाम हो गया है, ये इथोपिया हो गया है। ठीक है, और ये कब जीता था ये भी जान लीजिए, 1935 में जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जो अभी वीडियो में आपको इतनी तेज़ी से बता रही हूँ, तो ये आपका मतलब जो मोड है ये सही है कि नहीं, कि इससे भी स्लो मैं आपको बताऊँगी, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं इससे बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूँ। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो जो भी बिहार दरोगा की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी साबित हो, उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।